Hello, good morning students. Today's topic is osmotic pressure. लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी, इससे पहले हम लोगों ने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर कर ली है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमें वांट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक क्लियर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा वेट कर रहा है वो टॉपिक। तो उससे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्लियर करते हैं, जिसे हिंदी में परासरण दाब कहते हैं। वैसे हम फैमिलियर है इस वर्ड से, ऑस्मोटिक जो कि ऑस्मोसिस से बना हुआ है। ऑस्मोसिस वर्ड हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th क्लासेस में अभी आपने सुना होगा। स्पेशली बायो वालों के लिए बहुत ही फैमिलियर टॉपिक है ऑस्मोसिस। तो आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसको क्लियर करने के लिए पहले हमें ऑस्मोसिस शब्द यानी परासरण को क्लियर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ डिफ्यूजन वर्ड विसरण, इसे क्लियर करना पड़ेगा। तो ये होता क्या है पहले उससे देखते हैं। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको क्लियर करने के लिए पहला शब्द जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ऑस्मोसिस विद डिफ्यूजन। यानी हमें ये दो वर्ड पहले क्लियर करने की, ये होते क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब परासरण और डिफ्यूजन का मतलब विसरण। एक एक करके दोनों टॉपिक को लेते हैं। देखिए, पहले हम डिफ्यूजन को क्लियर करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ particles of substance from higher concentration region to lower concentration region। यानी कि एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर प्रवाहित होते हैं, फ्लो करते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। सबसे पहली चीज, अब यह पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस लिखा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, यानी कि वो दोनों चीजें, सॉल्यूट भी फ्लो कर सकता है, सॉल्वेंट भी फ्लो कर सकता है। इसके लिए किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध परागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहली चीज हमें डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ रहा है। इसको हम एक फिगर की हेल्प से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, साथ साथ में लिखते रहना है सभी लोग को। डिफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा एक बीकर बनाते हैं इस तरीके का। ये बीकर हमने ले लिया। अब इसके बीच में एक ऐसी पतली सी मेम्ब्रेन ले ली, आर पार है मेम्ब्रेन, मतलब क्लियरली विजिबल है, बड़े बड़े से होल्स हैं इसके बीच में, इतने बड़े बड़े छेद है कि उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो हमने बीच में ले लिया, खुली दीवार समझ लो बस ये। अब हमने यहां पर भी एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, इधर पर भी एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। माना इस साइड का जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता है, कंसंट्रेशन है C1 और इधर वाले का है C2। अब इस तरीके का एक सिस्टम बना दिया हमने। अब C1 और C2 में सपोज करते हैं C1 का जो कंसंट्रेशन है वो C2 से बड़ा है। अब C1 का अगर कंसंट्रेशन C2 से बड़ा है तो श्योर है यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ फ्लो करने लगेंगे आसानी से। जब यहां के पार्टिकल इस तरफ जाने लगेंगे, आसानी से मिक्सअप होने लगेंगे, तो हम इसके लिए शब्द यूज कर लेते हैं डिफ्यूजन। यानी कि एक तरीके से मिक्स होना ही डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहां पर ये जरूरी नहीं कि वो सॉल्यूट फ्लो करेगा या सॉल्वेंट, दोनों फ्लो कर सकते हैं, विलय विलायक दोनों आसानी से एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन। तो इतना सी बात में समझ में आ जाना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। एक एग्जांपल के लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किचन में अगर कोई खाना बन रहा है, मैगी बन रही है, कोई स्वादिष्ट कोई खाना बन रहा है, और उसके जो फ्यूम्स होते हैं वो वहां किचन से बाहर वाले रूम तक आसानी से आ जाते हैं। वहां बैठे हुए जो बच्चे होते हैं, आप लोग होते हैं, आसानी से आपको पता लग जाता है कि आपकी मदर ने अंदर किचन में क्या बनाया है। ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। उसके जो फ्यूम्स आए वो एयर के साथ मिक्सअप हो गए आसानी से, और मिक्स होते होते वो यहां तक फ्लो करते आपके पास पहुंच गए। इसी तरीके से मंदिर में एक अगरबत्ती जलाई, वहां से जो फ्यूम्स आए
वो रूम में फैल गई, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, ये विसरण का ही एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं ऑस्मोसिस में। तो ऑस्मोसिस के लिए भी हम इस तरीके के फिगर के बाद एक डेफिनेशन देंगे। अगर हमें ऑस्मोसिस को क्लियर करना है, चलिए इसी में हम ऑस्मोसिस को क्लियर कर लेते हैं। अब हम ऑस्मोसिस को जब क्लियर कर रहे हैं तो देखिए, अब C1 और C2 में हमने C1 की सांद्रता को अधिक माना था। अब यहां पर एक मोटी सी जो हमने एक दीवार हम लोग समझ रहे थे, खुली दीवार जिसे मैं कह रहा था, एक मेम्ब्रेन यूज किया था, ओपन मेम्ब्रेन, बड़े बड़े से पोर्स थे, उसके प्लेस पर अगर हम एक छोटी सी पतली सी इस तरीके की SPM जिसे हम बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध परागम्य झिल्ली का उपयोग कर लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अगर हम यहां पर उपयोग करते हैं, बायो वालों ने सुना भी होगा ये वर्ड, अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, परमेबल यानी जो परमिट करने के लिए एबल है, मेम्ब्रेन यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने में से जाने की जो परमिशन प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सामान्यतः जनरली जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज सॉल्यूट पार्टिकल की तुलना में छोटा होता है। तो जो SPM मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने में से जाने की परमिशन देगा, यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल आए फ्लो करते हुए, वो आसानी से इसको क्रॉस करके बाहर जा सकते हैं। अब कहां से कहां जाएंगे ये चीज हमें सीखनी है। ये आ गया यानी ऑस्मोसिस आ गया। तो ऑस्मोसिस में देखिए अब होता क्या है, C1 की सांद्रता C2 से ज्यादा है, यानी कि जो C2 है वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन है। अब C2 अगर लोअर कंसंट्रेशन रीजन होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो C1 से C2 की तरफ नहीं आएंगे, अब वो C2 से C1 की तरफ आएंगे, यानी लोअर से हायर की ओर। जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण आने लगते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल कौन है, अभी मैंने आपसे कहा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आएंगे। तो जब C2 से C1 की तरफ विलायक के कण आने लगे, किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो हम इसके लिए शब्द यूज करेंगे परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है ना, ओके। तो जब C2 से C1 की तरफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि हमारे डेफिनेशन के टर्म्स में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ solvent particles from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर SPM का होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, इसके बिना ऑस्मोसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि वही सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल को यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने में से जाने की परमिशन देगा। तो द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का जो गमन है अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा, उसी को हम बोलेंगे परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। ऑब्जर्व क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर C2 से C1 की तरफ आया क्योंकि C2 क्या था, लोअर। अब एक चीज आपकी यहां क्लियर कर देते हैं कि यार कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, लोअर कंसंट्रेशन और हायर। हम केमिस्ट्री में जब कंसंट्रेशन शब्द का उपयोग करते हैं तो ये क्या है, ये हमें बताता है सॉल्यूट यानी कि विलेय के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनके अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सॉल्वेंट पार्टिकल। अच्छे से समझना है इस चीज को। जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसके अमाउंट को, जैसे मैंने आपसे कहा लोअर कंसंट्रेशन, तो ये हमें बता रहा है कि यार सॉल्यूट पार्टिकल जो हमारे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा लोअर कंसंट्रेशन यानी कि विलेय के कारण सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है। मैंने कहा हायर कंसंट्रेशन, इसका मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है। हमें इस चीज को समझना है क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। अब हमने आपसे कहा C2 से C1 की तरफ आए पार्टिकल, यानी कि इस तरफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनका कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट इधर वाले से कम है। सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट सॉल्वेंट, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, इस चीज को समझना है। तो डेफिनेशन हमारा बन गया, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर थ्रू SPM, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और।
अब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है, सोचना है कि यार वहां ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा। सपोज करते हैं हमने एक इस तरीके का बीकर लिया और उसको किसी सेकंड बीकर से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से एक ग्लास ट्यूब की हेल्प से ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या लेते हैं, देखते हैं, यहां पर हमने एक ले लिया बढ़िया सा सॉल्यूशन, हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, इसका कुछ कंसंट्रेशन है, और इधर पर हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, बिल्कुल शुद्ध है, साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर प्योर सॉल्वेंट। और इधर पर हमने एक लिया था सॉल्वेंट जिसकी सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता थी सी, एक सी कंसंट्रेशन वाला, और अब बीच में लगा दिया वही छोटा छोटा छेद वाला, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसमें बहुत ही स्मॉल पोर्स थे, उसको हमने यहाँ यूज कर लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो आप एनिमल मेम्ब्रेन, नेचुरल मेम्ब्रेन है ये, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। बुक्स और में आपको एक एग्जांपल दिया होगा सेलोफेन का, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, सेलोफेन एसपीएम की तरह वर्क करता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल एसपीएम भी होते हैं, ये तो नेचुरल हो गए, सेम आर्टिफिशियल की बात करें तो Cu2 FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका उपयोग किया जाता है कॉपर फेरोसाइनाइड का एक आर्टिफिशियल एसपीएम के रूप में। तो आपको याद रखने हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक एग्जांपल दो। अब हमने यहां पर यूज कर लिया, एक एसपीएम मेम्ब्रेन का यूज कर लिया। एसपीएम मेम्ब्रेन का यूज करने से क्या होगा, अब ये सोचना है, आपको ये बताना है कि क्या इस फिगर में जो आपको डायग्राम प्रोवाइड किया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या यहां पर ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा। यहां पर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होंगे, और यहां पर प्योर सॉल्वेंट है। अब आपको ये सोच के आंसर देना है कि क्या यहां ऑस्मोसिस होगा। सोचो, सोच लिया होगा तो ऑब्वियसली आपका आंसर आया होगा यस, होगा यहां ऑस्मोसिस। जो यहां के सॉल्वेंट पार्टिकल्स है खाली प्योर है, प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, इसका मतलब ये हमें शो कर रहा है कि यार ये एक लोअर कंसेंट्रेशन वाला क्षेत्र है, निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है, रीजन है, और ये तो सॉल्यूशन है, यानी कुछ तो सॉल्यूट है ही। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इसके द्वारा, यानी कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हमने यहां पर, इस एसपीएम के द्वारा इधर से इधर आएंगे, मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो यानी कि यहां ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, अब इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा भाई मेन टॉपिक तो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें वो क्लियर करना है, तो वहां तक चलते हैं। ओके, ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स आपको साथ साथ में हम बोलते रहेंगे, आपको उनको भी समझना है। ऑस्मोसिस का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कई बच्चों ने देखा भी होगा कभी ना कभी, एग देखा होगा सभी लोगों ने, ऑब्वियसली एग तो देखा ही है व्हाइट कलर का। अब उस एग को आप कभी घर में करके देख सकते हैं, एक बीकर के अंदर आपने वाटर लिया और उस एग को बॉईल किया। ठीक है, हम बॉईल कर रहे हैं, बड़ 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 आवाज आ रही है, इसके अंदर एग रखा हुआ है और नॉर्मल वाटर है, कुछ नहीं है उसके अंदर। आप देखना एग का साइज धीरे धीरे बड़ा होगा, यानी वो स्वेल करेगा, तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि यार वहां पर ऑस्मोसिस हुआ है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है प्योर वो एग के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि एग के बाहर एक नेचुरल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, पार्टिकल्स उसके थ्रू क्रॉस होके एग के अंदर, ये एग है सपोज, वाटर अंदर जा रहा है, एग का साइज थोड़ा सा स्वेल हुआ। बट अगर इसी एग को यहां पर हमने सपोज कीजिए प्योर वाटर ना लेकर ब्राइन सॉल्यूशन ले लेता हूं, ब्राइन समझते हैं ना, ब्राइन क्या होता है, NaCl का एक सांद्रित विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड। अब उसके अंदर ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे सपोज ये एग है और उसको एक बीकर में रखा हुआ है जिसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन है, तो आप देखेंगे अंदर से, एग के अंदर से वाटर पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर की तरफ आने लगेंगे और एग का साइज थोड़ा सा सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये एक अच्छा एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। उसके अलावा बुक्स और में कई सारे एग्जांपल दिए रहते हैं। अब चलते हैं आगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस फिगर से समझ सकते हैं, जहां पर अभी ऑस्मोसिस हुआ था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
इसके अंदर हमने देखा कि प्योर वाटर था या कोई भी सॉल्वेंट ले लिया हमने, और इधर पर हमारा सॉल्यूशन है ही। अब हमने देखा ऑस्मोसिस हो रहा है इधर से इधर, अब ये ओपन साइड्स है, तो श्योर है यहां से कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी यहां पर भी होगा, सेम ही होगा दोनों की वैल्यू। अब आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, इस ऑस्मोसिस को आपको रोकना है। ऑस्मोसिस को रोकना है तो अभी कैसे रोके, अभी तो भाई पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, एसपीएम लगा हुआ है, लगे हैं पार्टिकल जाने में, बट आपको रोकना है किसी तरीके से। एसपीएम के थ्रू ऑस्मोसिस लगातार चल रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना, रोकना है, तो आपको भाई यहां पर कुछ तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। घर के अंदर कोई जबरदस्ती आ रहा है, आपको रोकना है तो बाहर की तरफ तो प्रेशर लगाना ही पड़ेगा। सेम वही चीज, यहां से आए पार्टिकल, इधर आए, अब आपको इनको आने से रोकना है, प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। हमने सपोज कीजिए यहां पर पी प्रेशर लगा दिया एक पिस्टन के थ्रू। यहां पर आपने एक पिस्टन लगाया, सपोज ये पिस्टन है, और आपने यहां पर पी प्रेशर प्रोवाइड कर दिया। अब पी प्रेशर जैसे लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा, यानी इन पार्टिकल्स को इस तरफ आने से रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड टू स्टॉप फ्लो ऑफ solvent particles from lower concentration to higher। अब जो आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहां प्रोवाइड किया, एक्चुअल में यही है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम प्रोवाइड करते हैं उसी को बोलते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस फिगर से क्लियर हो जाना चाहिए। यहां से इधर आ रहे थे बट आप नहीं चाहते यहां आए, ये वाला पार्ट जो हायर कंसंट्रेशन वाला पार्ट था, ये हायर कंसंट्रेशन रीजन की ओर पार्टिकल्स को आने से रोकना है, तो आपने यहां पिस्टन के थ्रू एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड किया, तो यहां से जो ये पार्टिकल अंदर आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे, ये वाले पार्टिकल्स इसके ऊपर एक प्रेशर प्रोवाइड करने लगेंगे। सो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हायर से लोअर की ओर जो प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं इसका क्या है। अब ये लग तो किससे रहा है, कोई सॉलिड लिक्विड से, सॉलिड से तो लग नहीं रहा है, कोई सॉलिड सब्सटेंस आके तो प्रेशर लगा नहीं रहा है, एक्चुअल में है तो क्या लिक्विड के थ्रू लग रहा है। तो हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि एक हाइड्रो द्रव स्थैतिक दाब है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted from higher concentration to lower concentration region to prevent, यानी कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, to prevent osmosis, that is called what, osmotic pressure। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम इस पाई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, यानी कि एक द्रव स्थैतिक दाब जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर लगता है परासरण के प्रकरण को रोकने के लिए। यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो साथ साथ में लिखते रहना है, कोई टर्म जो डाउटफुल है उसे अच्छे से सुनना है, क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज आप लोगों से बोला जा रहा है। ओके, तो ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अभी जो हमने आगे बोर्ड में जो फिगर बनाया था, उस फिगर में अभी हमने पिस्टन कहां था, हायर कंसंट्रेशन वाले साइड में था। अब सपोज कीजिए लोअर कंसंट्रेशन वाली साइड में भी हमने एक पिस्टन लगा दिया और वहां का प्रेशर हायर वाले से भी ज्यादा कर दिया। समझ में आ रहा ना, यानी कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था उस प्रोसेस के बारे में अगर हम डिस्कशन जो कर रहे हैं, वहां पर उस ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस थी वो लोअर से हायर की ओर हो रहा था। अब हमने दोनों साइड सपोज कीजिए पिस्टन को लगा तो दिया है, दोनों साइड पिस्टन है, बट अभी भी हमारा जो हायर कंसंट्रेशन साइड था वहां का प्रेशर ज्यादा था, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम प्रोवाइड कर रहे थे वो इसी की बात कर रहा हूं। अब हमारा प्रेशर जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम प्रोवाइड कर रहे थे सपोज कीजिए बहुत ज्यादा हो गया,
जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम जो लगा रहे थे उसकी वैल्यू आपने बहुत ज्यादा कर दी। अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में कभी कभी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर से लोअर की ओर जाने लग जाते हैं, हायर टू लोअर की ओर चले जाते हैं। यानी कि जब आपके परासरण दाब की वैल्यू कभी बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसी परिस्थिति में सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस के लिए शब्द यूज किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका यूज आरओ प्लांट में किया जाता है। जो वाटर होता है उसको मिनरलाइज करने के लिए, डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर के प्रोसेस के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर हाईली प्रेशर प्रोवाइड करके, बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करके हम रिवर्स प्रोसेस कैरी कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए इतनी देर में कि परासरण दाब क्या था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, देखिए वांट ऑफ करके जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अभी आगे एक वांट ऑफ फैक्टर भी प्रोवाइड किया, उन्होंने स्टडी किया कि जो गैसें होती हैं जिनके ऊपर गैसियस लॉज अप्लाई किए जाते थे, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये जो लॉज थे, वो जो गैसियस लॉज थे वही लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर भी अप्लाई हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली हमें ये बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उनके ऊपर भी वो लॉज जब अप्लाई किए जा रहे हैं तो हमारा एक टर्म बनता है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिलता है कि जो पाई है वो मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी सांद्रता के ऊपर डिपेंड है। अभी आपने भी देखा था, डिपेंड कर रहा है। और इसी तरीके से पाई टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा है। आप टेम्परेचर को बढ़ाओ तो ऑब्वियसली वाटर पार्टिकल्स का जो फ्लो है उसकी स्पीड बढ़ेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर आप बढ़ा सकते हो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के, यानी पाई और टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इन दोनों इक्वेशन का यूज किया हमने और हमने ऐसे लिख दिया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई टी। यहां m का मतलब मोलारिटी से है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया r। ओके, RMT एक टर्म बन गया। r क्या है, बहुत ही फेमस, लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में, गैस कांस्टेंट, बहुत ही फेमस टर्म। तो एक टर्म बन गया हमारा पाई इक्वल टू r.mt, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू m.rt, या फिर आप इसी चीज को ऐसे लिख लो, पाई इक्वल टू CRT। लर्न करना इजी हो जाता है, पाई इक्वल टू CRT। पाई क्या है पता लग गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। C का मतलब यहां कंसंट्रेशन से है, सांद्रता से है। मोलारिटी ये ध्यान देना है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। और T क्या है, टेम्परेचर है। यहां जो R का जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो क्या करेंगे, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इस टॉपिक में हम लोग R का ये वैल्यू यूज करेंगे कि यहाँ वॉल्यूम चल रहा है लीटर में, प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, इस वैल्यू का हम यूज करेंगे। अब इन फॉर्मूला से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इन फॉर्मूला से हमें ये मिल रहा है कि भाई पाई जो है वो अगर मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलारिटी, अब मोलारिटी क्या होता है पता है ना आपको, पाई इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या था, वॉल्यूम था किसका, सॉल्यूशन का, वो भी किस में था, लीटर में था, हमने अपने सेकंड वीडियो में पढ़ा भी था। यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया NB के। अब अगर वो NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो इसका मतलब पाई इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पाई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। प्रूफ करने को कभी आए तो हम इजीली कर सकते हैं। जो अभी बोर्ड में लिखा था एक्सपेरिमेंट के बाद वाले टॉपिक, हम उसको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पाई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, साथ साथ में लिखते रहना है। कोई डाउट हो तो उसको बार बार देखिए, 2 बार एटलीस्ट वीडियो को देखिए, कहीं पर में भी कोई डाउट आ जाए तो उसको रिवाइंड करके देखते रहिए।
तो वही वाली इक्वेशन हो गई, जैसे वहां पीवी इक्वल टू एनआरटी आया करता था, आप लर्न कर सकते हैं उसको अगर कंफ्यूजन हो तो कभी। पीवी इक्वल टू एनआरटी आता था तो पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और इस एन अपॉन वी को हम लोग सी आर टी लिख सकते थे। तो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन था उसी टाइप का फॉर्म आ रहा है, पाई इक्वल टू सी आर टी, ये टर्म बन गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें समझ में आ रहा है क्या है। अब सपोज कीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है इस बीकर में, यहां पर भी एक टू सॉल्यूशन है ए एंड बी। ए और बी दोनों सॉल्यूशन के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो सपोज कीजिए, तो हम उनको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलयन। यानी कि ऐसे विलयन, समपरासरी यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सपोज ए और बी में ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, अगर ए का बी से ज्यादा है तो ए को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, अति परासरी, हाइपरटोनिक, और इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, अल्प परासरी और अति परासरी। ए का मतलब अति परासरी, ये अल्प परासरी, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। साथ साथ में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, टर्म्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत ही छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज नंबर में, मैक्रो अमाउंट में, बहुत सारे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, उनका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे कभी प्रोटीन सॉल्यूशंस हैं, उसमें आपसे प्रोटीन जो सॉल्यूट की तरह अगर बिहेव कर रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपसे कोई बोले हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो भी कोई टफ टॉपिक हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें पता है पाई इक्वल टू सी आर टी है, और सी के बदले हम लोग एन बी अपॉन वी आर टी लिखते हैं। इसी तरीके से इस एन बी को हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का टर्म लिखा था, वी आर टी ये टर्म आया था। यहाँ वॉल्यूम बार बार कह रहे हैं लीटर में होना चाहिए। इस एम बी को आप ऊपर ले आओ, तो एम बी इक्वल टू क्या बन गया, डब्ल्यू बी अपॉन में आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई वी, और ऊपर आएगा आर टी, ये लीटर में। तो ये फॉर्म हमारा बन जाएगा। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। होप सो सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार कह रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर आने के चांसेस है तो उसी से है। बोर्ड हो, आईआईटी